स्वागत है। आज हम एक काफ़ी प्रभावशाली किताब के आइडियाज़ पर बात करने वाले हैं। पीटर थिल और ब्लेक मास्टर्स की 0 to 1। हमारे पास इस किताब का एक डिटेल्ड हिंदी रिव्यू है और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके ज़रिए किताब के जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं उनको समझा जाए। ये बातचीत ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो शायद बिजनेस में हैं या टेक्नोलॉजी में या किसी भी फील्ड में कुछ नया, कुछ ओरिजिनल करना चाहते हैं। सवाल यही है कि भाई भीड़ से हटकर कुछ नया कैसे करें। पीटर थिल, जो पेपैल के को-फाउंडर रहे, फेसबुक के अर्ली इन्वेस्टर, उनका एक बड़ा मजबूत नजरिया है। वो कहते हैं दुनिया को आगे ले जाने के दो तरीके हैं। एक तो ग्लोबलाइजेशन। हाँ, मतलब जो चीजें कहीं काम कर रहे हैं उन्हें हर जगह फैला दो। बिल्कुल, इसे वो कहते हैं 1 से N तक जाना। और दूसरा तरीका है टेक्नोलॉजी, यानी कुछ एकदम नया बनाना जो पहले था ही नहीं। हाँ वही है, 0 से 1 का सफर। तो ये 0 to 1 का कॉन्सेप्ट है क्या आखिर? क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? रिव्यू कहता है कि 1 से N वाला रास्ता, मतलब मौजूदा चीजों की नकल करना, ये थोड़ा बेहतर बनाना, वो आसान लगता है। हाँ, आसान लगता है। जैसे एक और रेस्टोरेंट खोल लिया या एक और ऐप बना दी। वो एक जाना पहचाना रास्ता है, उसमें शायद रिस्क कम लगता है लोगों को। लेकिन थिल का तर्क है कि जो असली तरक्की है, वो उछाल जो समाज को आगे ले जाता है ना, वो 0 से 1 से ही आता है। अच्छा। हाँ, जब कोई ऐसी चीज बनती है जो पहले थी ही नहीं, वो सिर्फ एक नया बाजार नहीं बनाती, वो अक्सर हमारे जीने का तरीका ही बदल देती है। सोचिए ना, जैसे पहिया आया या बिजली आई या इंटरनेट। सही बात है, ये सब 0 से 1 थे। बिल्कुल, ये सिर्फ बिजनेस का मुनाफा नहीं है, ये तो पूरी सभ्यता को आगे बढ़ाने वाला इंजन है एक तरह से। तो पहला बड़ा सबक जो इससे निकलता है वो शायद यही है कि नकल करने से बचो, कुछ मौलिक सोचो। रिव्यू भी इसी पर जोर देता है कि कॉपी करके बिजनेस चल तो जाएगा शायद। हाँ, चल जाएगा, पर दुनिया नहीं बदलेगी उससे। हाँ, असली इनोवेशन तभी है जब आप किसी प्रॉब्लम को बिल्कुल नए एंगल से देखें और उसका कोई अनोखा हल निकालें। यहाँ गूगल का उदाहरण दिया गया है रिव्यू में, जो काफी सही लगता है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। गूगल जब आया तो सर्च इंजन तो पहले भी थे, कई सारे थे। हाँ थे तो। पर उन्होंने सिर्फ एक और सर्च इंजन नहीं बना दिया, उन्होंने पेज रैंकिंग के लिए एक बिल्कुल नया एल्गोरिदम यूज किया। वो उस टाइम की सोच से एकदम अलग था। उन्होंने प्रॉब्लम को, यानी वेब पर जानकारी खोजने की समस्या को, बिल्कुल फंडामेंटली अलग तरीके से सॉल्व किया। तो वो 1 से N नहीं था। हो सकता है। दिलचस्प। और यहीं से किताब का वो दूसरा और शायद सबसे ज्यादा चर्चित या कहें विवादास्पद विचार आता है। मोनोपोली बनाओ, कंपटीशन से बचो। थिल का वो मशहूर कोट है, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। हाँ, ये सुनते ही झटका लगता है। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि भाई हेल्दी कंपटीशन तो मार्केट के लिए अच्छा है, कस्टमर के लिए अच्छा है। सही कहा, ये पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती है। लेकिन थिल के नजरिए से अगर देखें तो उनका तर्क ये है कि अगर आप वाकई कुछ 0 से 1 जैसा बनाते हैं, मतलब कुछ एकदम अनोखा। हाँ, अनोखा, दूसरों से कहीं बेहतर, और जिसे कोई आसानी से कॉपी ना कर सके, तो आप नेचुरल तरीके से एक मोनोपोली, एक एकाधिकार की तरफ बढ़ते हैं। और उनका मानना है कि ये जो क्रिएटिव मोनोपोली है, ये अच्छी चीज है। अच्छी क्यों है? अच्छी इसलिए क्योंकि ये कंपनी को इतना मुनाफा कमाने का मौका देती है कि वो आगे और रिसर्च कर सके और डेवलपमेंट कर सके और इनोवेशन में पैसा लगा सके। अच्छा। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, वो अपने कर्मचारियों को बेहतर सैलरी दे सकती है, समाज के बारे में सोच सकती है, उसे वो आज़ादी मिलती है। तो उनका मतलब है कि जो कंपनियां गला काट कंपटीशन में फंसी रहती हैं, वो सिर्फ बस जिंदा रहने के लिए लड़ती रहती हैं। काफी हद तक। सोचिए, जब बहुत सारी कंपनियां एक जैसी चीजें बेच रही हैं, तो उनका मेन हथियार क्या होता है? कीमत कम करना। हाँ, प्राइस वॉर। बिल्कुल, उससे सबका मुनाफा घटता है, इनोवेशन के लिए पैसा नहीं बचता और कंपनियां बस एक दूसरे की नकल करने में लगी रहती हैं। थिल कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कोई असली विनर होता ही नहीं, सब हार रहे होते हैं। जबकि एक सफल मोनोपोली जो अपने इनोवेशन की वजह से बनी है, वो असल में नया मूल्य बना सकती है समाज के लिए और लंबे समय तक टिक भी सकती है। जाहिर है यहाँ वो गैर कानूनी मोनोपोली की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो जाहिर है। हाँ, वो इनोवेशन से पैदा हुई मोनोपोली की बात कर रहे हैं। ये एक अलग नजरिया है कंपटीशन को देखने का। अच्छा, रिव्यू में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि थिल के लिए असली तरक्की का जो सोर्स है वो टेक्नोलॉजी है। वो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ही वो पावर है जो भविष्य को बेहतर बना सकती है। इसमें वो धीरे धीरे सुधार और क्रांतिकारी नवाचार का फर्क बताते हैं।
उसे थोड़ा और समझाएंगी? क्योंकि रोजमर्रा में तो हमें छोटे मोटे सुधार ही ज्यादा दिखते हैं। हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, धीरे धीरे सुधार, जिसे इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस कहते हैं, उसका मतलब है मौजूदा चीजों को थोड़ा थोड़ा बेहतर करते जाना। जैसे कार का माइलेज थोड़ा बढ़ गया, बिल्कुल, या लैपटॉप थोड़ा और पतला हो गया। ये जरूरी है, इससे चीजें बेहतर होती हैं, इस्तेमाल में आसान होती हैं, लेकिन इनसे दुनिया मौलिक रूप से नहीं बदलती। ये वही 1 से N वाला दायरा है। दूसरी तरफ है क्रांतिकारी नवाचार, यानी ब्रेक थ्रू इनोवेशन। ये वो चीज है जो पूरी इंडस्ट्री को बदल दे या हमारे जीने का तरीका ही बदल दे। जैसे पर्सनल कंप्यूटर का आना। हाँ, या मोबाइल फोन से स्मार्टफोन तक का सफर, इंटरनेट खुद में। ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल नई संभावनाएं खोलती हैं, नए नए उद्योग खड़े कर देती हैं। थिल का जोर इसी तरह के बड़े गेम चेंजिंग क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी पर है। तो उनका मानना है कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए। हाँ, उनका मानना है कि हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए। हमें ऐसे बड़े लक्ष्यों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि असल में यही चीजें हैं जो हमारी सभ्यता को आगे ले जाती हैं। छोटे मोटे सुधार ठीक हैं, पर उनसे दुनिया नहीं बदलती। तो ये सोच स्टार्टअप्स पर कैसे लागू होती है? रिव्यू में एक सलाह दी गई है, छोटा शुरू करो लेकिन सोचो बड़ा। मतलब स्टार्ट स्मॉल, पर उस छोटी मार्केट में मोनोपोली का लक्ष्य रखो, फिर एक्सपैंड करो। ये सुनने में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? छोटा भी शुरू करना है और मोनोपोली भी बनानी है। नहीं, ये विरोधाभासी नहीं है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सपने छोटे हों। विजन तो बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन शुरुआत करते समय आपको एक बहुत ही संकरी, बहुत स्पेसिफिक मार्केट या प्रॉब्लम चुननी चाहिए। एक नीच मार्केट। अच्छा, कोई खास सेगमेंट? बिल्कुल। एक ऐसा छोटा सा तालाब चुनिए जहां आप सबसे बड़ी मछली बन सकें। उस छोटे से एरिया में अपना दबदबा बनाइए। वहां के कस्टमर्स की ज़रूरतें किसी और से बेहतर समझिए और पूरी कीजिए, और वहां एक तरह की मोनोपोली बनाइए। जैसे फेसबुक ने किया था। बिल्कुल। पहले सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स पर फोकस, दूसरे कॉलेजेस को जोड़ा, फिर आम लोगों को, और फिर पूरी दुनिया में फैल गए। अगर वो पहले ही दिन कहते कि हम पूरी दुनिया के लिए सोशल नेटवर्क बना रहे हैं, तो शायद बुरी तरह फेल हो जाते। अमेज़न ने शुरुआत सिर्फ किताबें बेचकर की थी। हाँ, याद है। तो स्ट्रैटेजी यही है, पहले एक छोटे कंट्रोल्ड मार्केट पर हावी हो जाओ, वहां अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर लो, और फिर उस मजबूती के आधार पर धीरे धीरे बड़े बाजारों की तरफ बढ़ो। सीधे समुंदर में मत कूदो, पहले एक छोटे तालाब में तैरना सीखो और उसे जीतो। ये स्ट्रैटेजी समझ आती है, प्रैक्टिकल लगती है, और इस पूरे सफर में, जैसा रिव्यू भी कहता है, फाउंडर का विजन और टीम की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। क्यों एक कामयाब स्टार्टअप के लिए फाउंडर की वो दूर की सोच और एक मजबूत एकजुट टीम इतनी जरूरी मानी गई है? देखिए, 0 से 1 का रास्ता आसान नहीं होता। ये कोई बना बनाया नक्शा नहीं है, ये तो खुद बनाना पड़ता है। हाँ, अनिश्चितता बहुत होती होगी। बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं, फेलियर मिलते हैं, कई बार आपको अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ऐसे में जो फाउंडर का क्लियर और मजबूत विजन होता है ना, वही वो पोल स्टार है जो टीम को रास्ता दिखाता है। दिशा देता है। हाँ, मुश्किल समय में भी उन्हें मोटिवेटेड रखता है, एक साथ जोड़े रखता है। अगर विजन ही क्लियर नहीं होगा तो टीम तो भटक जाएगी। और टीम की बात करें तो थिल इस पर बहुत जोर देते हैं, सही लोगों का साथ होना। मतलब ऐसी टीम जिनका गोल एक हो, जिनमें आपस में भरोसा हो, अच्छा तालमेल हो, और जो उस विजन के लिए पूरी तरह से कमिटेड हो। वो टीम किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। टीम केमिस्ट्री या जो कल्चर होता है, उस पर भी कुछ कहा गया है रिव्यू में? हाँ, बिल्कुल। थिल मानते हैं कि जो शुरुआती टीम होती है, उसमें खास तरह का तालमेल और एक साझा मिशन होना बहुत जरूरी है। वो इसे मजाक में थोड़ा कल्ट जैसा भी कहते हैं। कल्ट? हाँ, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो अपने मिशन को लेके इतना जुनूनी हो कि वो बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग सोचता हो, अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ हो। उनका मानना है कि एक बेहतरीन टीम एक औसत आइडिया को भी सफल बना सकती है। अच्छा। और वहीं एक औसत टीम एक महान आइडिया को भी डुबो सकती है। इसलिए सही लोगों को चुनना और एक मजबूत कल्चर बनाना स्टार्टअप के लिए बेहद जरूरी है। समझ गया। और इस सबसे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पहलू है भविष्य को देखने का नजरिया। रिव्यू कहता है कि किताब हमें भविष्य को लेकर एक साहसी, एक एक्टिव सोच अपनाने को कहती है। ये मानना कि भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो जाती है, उसे बनाया जाता है। ये सिर्फ उम्मीद रखने से कुछ ज्यादा है। हाँ, ये पैसिव ऑप्टिमिज्म यानी निष्क्रिय आशावाद से बिल्कुल अलग है।
थिल भविष्य को लेकर 4 तरह के नजरिए बताते हैं। एक है डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, मतलब भविष्य अच्छा होगा और हमें उसे बनाने के लिए प्लान करना चाहिए। यानी निश्चित आशावाद। हाँ। दूसरा है इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म, भविष्य अच्छा तो होगा पर कैसे होगा पता नहीं, तो चलो बस इंतजार करते हैं। फिर है डेफिनिट पेसिमिज्म, भविष्य बुरा होगा इसलिए तैयारी कर लो। और चौथा इंडेफिनिट पेसिमिज्म, भविष्य बुरा होगा पर पता नहीं कैसे, तो बस डरो। दिलचस्प क्लासिफिकेशन है। हाँ, और थील कहते हैं कि जो पश्चिमी दुनिया है वो आजकल ज्यादातर इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म में जी रही है। मतलब उम्मीद तो है कि चीजें बेहतर होंगी पर कोई ठोस प्लान नहीं है, जबकि 0 से 1 इनोवेशन के लिए वो कहते हैं डेफिनेट ऑप्टिमिज्म जरूरी है। यानी ये यकीन कि हम भविष्य को आकार दे सकते हैं और उसके लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल यही, ये मानसिकता कि हाँ हम नई चीजें बना सकते हैं, हम बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं और हमें ऐसा करने के लिए प्लान बनाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मानेंगे नहीं कि हम भविष्य बना सकते हैं तो हम कोशिश ही क्यों करेंगे? सही बात है। तो ये जो एक्टिव रवैया है, ये यकीन के हमारे एक्शंस मायने रखते हैं और हम दुनिया पर पॉजिटिव असर डाल सकते हैं, यही 0 से 1 इनोवेशन की जड़ है। भविष्य को किस्मत पर छोड़ने की बजाय उसे रचने का इरादा रखना। तो किताब के ये सारे विचार काफी सोचने पर मजबूर करने वाले हैं, काफी उत्तेजक हैं। रिव्यू इसकी कुछ खास बातों का जिक्र करता है, जैसे भाषा काफी सरल और सीधी है, ये पारंपरिक सोच को चैलेंज करती है और स्टार्टअप्स के लिए काफी प्रैक्टिकल सलाह भी देती है। हाँ, इसकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि ये जो स्थापित धारणाएं हैं ना, उन पर सवाल उठाती है, पाठक को एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। जैसे वो कंपटीशन बुरा है या मोनोपोली अच्छी है वाले विचार पहली बार में चौंकाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर आप उनके पीछे के तर्क पर सोचते हैं और भाषा वाकई सीधी है, जिससे ये बिना किसी खास टेक्निकल बैकग्राउंड के भी समझ में आ जाती है। लेकिन क्या इसकी कुछ कमियां या सीमाएं भी हैं जिनका रिव्यू में जिक्र हो? क्योंकि हर विचार तो हर किसी पर लागू नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल, और रिव्यू इस बात को भी सामने रखता है। पहली बात तो ये कि ये किताब मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और जो हाई ग्रोथ वेंचर कैपिटल वाले मॉडल होते हैं उस नजरिए से लिखी गई है। अच्छा। तो हो सकता है कोई छोटा ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहा हो या कोई नॉन टेक सेक्टर में हो, तो उसे शायद सारे सिद्धांत सीधे सीधे अपने ऊपर लागू होते न दिखे। ये मुमकिन है। दूसरी बात, कुछ विचार जो हैं, जैसे भविष्य को बनाने वाली बात या वो क्रिएटिव मोनोपोली का लक्ष्य, ये काफी बड़े और दार्शनिक लगते हैं। इन्हें अपने रोजमर्रा के बिजनेस स्ट्रेटजी में उतारना शायद हर किसी के लिए आसान ना हो। इसे लागू करने के लिए एक खास तरह की महत्वाकांक्षा और शायद संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिव्यू का फाइनल टेक क्या है? मतलब ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? रिव्यू का सार यही निकलता है कि 0 to 1 उन लोगों के लिए एक बहुत ही कीमती और प्रेरणा देने वाली किताब है जो स्टेटस को से, हाँ बिल्कुल, जो लोग अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहे हैं या अपने मौजूदा काम में कुछ बड़ा, कुछ मौलिक करना चाहते हैं या बस ये समझना चाहते हैं कि दुनिया में इनोवेशन होता कैसे है, उनके लिए ये किताब जरूर पढ़ने लायक है। ये खास तौर पर उन एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और फ्यूचर बिल्डर्स के लिए है जो सिर्फ मौजूदा चीजों को बेहतर बनाने के बजाय कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो पहले कभी था ही नहीं। इसका जो मूल संदेश है वो बहुत शक्तिशाली है। असली सफलता और टिकाऊ वैल्यू नकल करने से नहीं आती, वो रचने से आती है। ये एक तरह से भविष्य के इनोवेटर्स के लिए एक मैनिफेस्टो जैसा है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो 0 to 1 हमें यही याद दिलाता है कि इंसानी तरक्की का जो असली इंजन है वो नकल या छोटे मोटे सुधार नहीं है, बल्कि मौलिक रचना है, कुछ नया बनाना। पीटर थिल हमें एक तरह से चुनौती दे रहे हैं कि हम दुनिया को सिर्फ ऐसे ही स्वीकार न कर लें। हाँ, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए एक्टिवली काम करें। मॉडल बनाकर या किसी पुरानी समस्या का एकदम नया समाधान खोज करो। और ये सोच सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, क्यों? ये तो जीवन के कई पहलुओं पर लागू हो सकती है। हाँ, कैसे? अपने काम में, अपनी कम्युनिटी में या अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी हम ये सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ 0 से 1 तक का रास्ता क्या हो सकता है? मतलब यहाँ ऐसा क्या नया किया जा सकता है जो पहले नहीं हुआ? ऐसा क्या अनोखा मूल्य रचा जा सकता है? सिर्फ ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मानसिकता को जन्म देता है, जो नए दरवाजे खोल सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो आगे सोच सकें।
किताब कहती है कि कई बार जो सबसे बड़े मौके होते हैं वो उन सच्चाइयों या समस्याओं में छिपे होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग या तो अनदेखा कर देते हैं या उन पर सवाल ही नहीं उठाते। हाँ, वो कॉमन नॉलेज जिसे सब मान लेते हैं। एग्जैक्टली। तो सोचने वाली बात यह है, आज हमारे आसपास, हमारे काम की जगह पर, हमारे समाज में ऐसी कौन सी सर्वस्वीकृत मान्यताएं हैं, ऐसे कौन से नियम हैं जिन्हें शायद चुनौती दी जा सकती है? ऐसा कौन सा सच है जिस पर सब सहमत लगते हैं लेकिन शायद वो गलत हो? क्या किसी ऐसी ही अनदेखी या नजरअंदाज की गई धारणा में अगला 0 to 1 अफसर छिपा हो सकता?